नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके से उन्होंने आज सांसदों की मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके संदर्भ में। लेकिन उसके पहले मैं अपने प्रोड्यूसर महोदय को बता दूं कि ऊपर आपने जो ये टॉप बैंड लगा रखा है वो गलत, उसको ठीक कर लीजिए। आशुतोष की बात वहां डाल दीजिए। अक्सर प्रोडक्शन में इस तरीके की गलतियां गड़बड़ियां हो जाती हैं। खैर उन्होंने ठीक कर दिया है। हम क्यों नरेंद्र मोदी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं? इसलिए बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो बात आज कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दरअसल एक एक कर सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों के गुट से मुलाकात कर रहे हैं, और उस गुट में जो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा है कि सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वो इस भरोसे ना बैठे रहें कि राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर वो चुनाव जीत जाएंगे। वो कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल ना हो और लोगों को बताएं कि सरकार गरीबी से लड़ रही है, सरकार की जो कल्याणकारी स्कीम है उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। तो वो ये बात भी कह सकते थे कि जो सरकार का कामकाज है, सरकार ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसके बारे में लोगों को जानकारी दें, बताएं कैसे देश की स्थिति को बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की है और उसका फायदा लोगों को हो रहा है। लेकिन उसमें यह शब्द जोड़ना कि आप राम मंदिर के भरोसे ना रहें, जबकि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि राम मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा और उसका उद्घाटन औपचारिक तौर पर जनवरी के महीने में होगा जैसा कि बताया जा रहा है, तो उसके बाद इस देश के अंदर राम मंदिर को लेकर एक दूसरे तरीके का नैरेटिव तैयार होगा और जो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन उनकी इस बात से ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं उनके मन में एक संकोच है, और वो संकोच इस बात को लेकर ये है कि कहीं ना कहीं उनका हिंदू वोटर उनसे भटक तो नहीं रहा, उनसे छिटक तो नहीं रहा है। दो चीजों से ये बात समझ में आती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों दंगे जैसा माहौल हरियाणा और आसपास हुआ, जिस तरीके से मणिपुर में हुआ, उससे भी कुछ चिंता की लकीरें खींच रही हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर नाम के मैगजीन ने, जो आरएसएस से जुड़ी हुई पत्रिका है, उसने एक लेख लिखा था और उसमें कहा था कि खुद नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी ये चिंता है। कुछ ऐसे राइट विंगर राइटर्स भी हैं जो अभी तक मोदी को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार के में लेख लिखकर इस बात की आशंका जताई है कि 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पे करेंगे बातचीत, चर्चा। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि ये जो वोटरों का जो थोड़ा सा विश्वास कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका कारण क्या है। अगर आप देश की आर्थिक स्थिति, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि देश उनके शासनकाल में 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, साथ ही साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई, ये दोनों तथ्य पूरी तरीके से सही है। लेकिन क्या वाकई में 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के टर्म्स में बनने पे ये कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आशातीत सुधार हुआ है? मैं अपने प्रोड्यूसर महोदय से कहूंगा कि जरा ग्राफिक स्क्रीन पर फायर करें। दरअसल किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके साइज के आधार पर तय करना थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ की आबादी है, तो उस आबादी के लिहाज से भी भारत का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कम लोगों को जानकारी होगी कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब भी भारत की जो जीडीपी का जो साइज था वो दुनिया की 6ठी बहुत बड़ी थी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब उन्होंने अर्थव्यवस्था कमान संभाली थी तो भारत साइज के लिहाज से जीडीपी ग्रोथ में 10वें नंबर पे था। लेकिन असल हकीकत क्या आम आदमी की जो आय है वो बड़ी है। पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हैरानी होगी, भारत 127वें नंबर पर है। भारत 127वें नंबर पर है। और अगर दूसरे डेटा पर नजर डालेंगे तो भी आपको जान के हैरानी होगी कि इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से 1% आबादी के पास इस देश की 40.5% वेल्थ या संपत्ति है। 1% आबादी के पास, और 50% जो सबसे गरीब लोग हैं उनके पास देश की संपत्ति का कुल 3% है। यानी ये जो आंकड़ा है दरअसल ये कहानी कह रहा है। अगर इसमें से वो जो ऊपर का आंकड़ा है, अगर उस ऊपर के आंकड़े को निकाल दें, जो 1% आबादी के पास जो 40.5% है, तब भारत की पर कैपिटा इनकम का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बेरोजगारी का आलम है वो भी जबरदस्त है, 7.7%, जो पिछले कई सालों की बहुत ऊंची। अप्रैल के महीने में तो कहा जा रहा था कि वो 8.2% थी, पिछले दिनों थोड़ी घटी।
7.7, लेकिन वो भी एक बड़ा आंकड़ा है। तो क्या ये जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भारत 127वें आधार पे है, तो अगर 140 करोड़ की आबादी है तो इसमें जाहिर सी बात है 80% अगर हिंदू हैं तो सबसे ज्यादा गरीबी तो उनके यहाँ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो उनके यहाँ है। तो क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही सरकार को सपोर्ट करेंगे और बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उनके लिए कुछ नहीं मायने रखेगा? आज अगर आप मार्केट में चले जाए सब्जी खरीदने के लिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल आज की तारीख में 1 किलो लौकी 80 रुपए किलो बिक रही है हमारे नोएडा में, जहां मैं रहता हूं। टमाटर के दाम 300 रुपए तक पहुंच गए। तो एक गरीब आदमी जो बमुश्किलन रोज 250-300 रुपए कमाता है, वो सब्जी कहां से खाएगा, तेल कहां से लाएगा, रोटी सब्जी का इंतजाम कैसे करेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा? इसलिए आज सवाल उठ रहा है क्या बीजेपी से हिंदू वोटर छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा देता है। हमारे साथ इस वक्त शिवकांत जी हैं जो बीबीसी हिंदी के संपादक रहे हैं लंबे समय तक, सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता हरिकुमार जी हैं, लेकिन हरिकुमार जी यहाँ निजी कैपेसिटी में हमारे साथ लखनऊ से काशी प्रसाद यादव जी भी हैं। काशी जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी तस्वीर के सेंटर में आ जाएं, किनारे हैं तो आपकी तस्वीर अच्छी नहीं बन रही है, आप थोड़ा सा सेंटर में आ जाएं। शिवकांत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप राम मंदिर पर ही भरोसा मत करिए, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इसको इसकी आप विवेचना करेंगे? मुझे लगता है इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि 2 बार जो रामबाण चल गया, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो दूसरा उदय है, 2 से 84 पर पहुंचना और 84 से 303 पर पहुंचना, तो 2 से 84 पर पहुंचना तो सीधे सीधे राम मंदिर आंदोलन के शुरू होने के बाद ही हुआ था, और अब वो 303 पर हैं। आप कह सकते हैं कि 2014 में शायद राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा, 2019 में भी राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा। अब राम मंदिर बन जाएगा, उसको लेकर के प्रचार होगा, उसका जो है वो एक तरह से न्यूज आइटम बनेगा, वो एक आभा मंडल तैयार करेगा, लेकिन केवल उस पर भरोसा करके आप चुनाव जीतेंगे इस पेचीदा स्थिति में, जब दुनिया में और भारत में तमाम तरह की जो है वो अनिश्चितताएं लोगों को घेरे हुए हैं, तमाम तरह की समस्याएं लोगों को घेरे हुए हैं, तो कोई भी समझदार नेता ये मान के नहीं चल सकता कि तीसरा जो कार्यकाल है वो केवल एक मुद्दे पे उसे मिल सकता है। ठीक है, ये एक मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ी कमजोरी मोदी सरकार की ये रही है कि जो 2014 को याद करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो वो बेरोजगारी का था, और बेरोजगारी के साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि हम देश को निर्माण का केंद्र बनाएंगे, क्योंकि आप रोजगार जो है वो सरकारी रोजगार से लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। अगर 7.7%, ये तो एक तरह से आंकड़ा है, इसमें 7.7% में आप बहुत से ऐसे लोग जोड़ें जो या तो अपनी इच्छा के रोजगार में नहीं है, या पूरी तरह से आप उनको रोजगार युक्त नहीं मान सकते, तो आंकड़ा और आगे चला जाएगा। तब भी कम से कम 10 से 11 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 10 से 11 करोड़ का मतलब होता है, अगर देशों की आबादी के हिसाब से देखें तो कोई 10वें नंबर पे एक बड़ा देश बन करके आएगा। इतनी बड़ी आबादी के पास रोजगार नहीं है, तो इतने लोगों को आप रोजगार सरकार में नहीं दे सकते। हालांकि ये मानना होगा कि भारत में जो सरकारी रोजगार का प्रतिशत है वो लगभग 3.5 के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। विकसित देश, जैसे मैं यूरोप में बैठा हूं, यूरोप की अगर बात करें तो सरकारी और जो सार्वजनिक नौकरियों में 10 से 12% लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी चाहिए, उतनी बड़ी आमदनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारी अगर नौकरी पे लोगों को आप रखते हैं तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। और इतने कम सरकारी क्षेत्र में हमारे यहाँ जो रोजगार है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बाकी जन सेवाओं में होती है, जो कि यूरोप में, अमेरिका में, बाकी विकसित देशों में है। भारत में आप शिक्षा की बात करें तो आधी से ज्यादा जो शिक्षा है वो एक तरह से आपने उसका निजीकरण कर दिया है, सारे प्राइवेट हो गए हैं, और स्वास्थ्य सेवा में भी यही हाल है, बाकी सेवाओं में भी यही हाल है।
तो अगर वो सारे निजी क्षेत्र में चले गए हैं, तो अगर आप निजी क्षेत्र को नहीं बढ़ाएंगे, अगर निजी क्षेत्र में निर्माण नहीं करेंगे, तो रोजगार नहीं बनेगा, तो जो है वो वादा 2014 का था वो पूरा नहीं होगा, और जो आर्थिक विषमता है वो भी दूर नहीं होगी। उसके दो कारण मैं मानता हूं। एक तो आर्थिक विषमता का कारण सीधा सीधा बेरोजगारी, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है, जैसे काम वाली है, रिक्शा वाला है, जैसे मेहनत मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, जो मतलब सफाई करने वाला है, इस तरह का कोई भी काम धंधा करता है, उसका जो वेतन है, उसको जो प्रति घंटे पैसा मिलता है, उसमें जिस रफ्तार से मुद्रास्फीति, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, उस रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ लगभग लोगों को उतना पैसा मिलता है तो जब तक आप जी उनको दिया जाने वाला आप काम का दाम तब तक आप आर्थिक नहीं कर सकते। और काम का दाम बढ़ाना जो है उसका मतलब है महंगाई भी बढ़ेगी, उससे बहुत सी चीजें होंगी। तो ये पूरी सारी जटिल समस्याएं हैं। इन समस्याओं का हल प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये सब दिखाई दे रहा है, अपने सांसदों को कह रहे हैं केवल एक मुद्दे पर आप अपनी आशाएं रखें। आप ये भी बताने की कोशिश करें कि हमने और अच्छे काम किए, जैसे लोगों के लिए घर बनाए हैं, जैसे हमने गैस के कनेक्शन दिए हैं, ये दिया है, वो दिया, तो बहुत सी चीजें वो गिनाते रहते हैं। तो इन सब से वो किसी तरह से लोगों का मन जो है वो मोहना चाहते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।